स्विट्जरलैंड और नॉर्वे दोनों कंट्रीज ने मिलकर $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में कर दिया है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है चाइना जाने के बजाय इंडिया में क्यों सफल होती हमें नजर आ रही है। स्विट्जरलैंड का ये कहना है कि इंडिया बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है और हम डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं और हम ये जो पैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी में, एआई में एंड टेक सेक्टर के अंदर लगाने जा रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और ये $100 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है 1 मिलियन के करीब जो है जॉब जनरेट करने वाली है। इंडिया के लिए कितनी विन विन पोजीशन होने वाली है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट से इंडिया को कितना बूस्ट मिलेगा। मैं आपको बताऊं कि ये जो $100 बिलियन की इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है इंडिया में, ये फर्स्ट जो पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडिया पे आएगा कि इसकी जो ग्रोथ है जीडीपी वो स्ट्रांग होगी। बिल्कुल सर। और सेकेंडली अगर मैं बात करूं इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, तो ऑब्वियसली जितनी फैक्ट्रीज़ या जितनी ऑर्गेनाइजेशंस वो डेवलप करेंगे, बनाएंगे, हाँ। तो उससे ये होगा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो फिनिश होगी। सेकेंडली अगर मैं वो अपने प्रॉक्सीज जो टेरर ग्रुप्स हैं, वो कल के कैप्सूल में मैंने आपको बताया था ना, टेरर ग्रुप्स अपने एक्टिवेट करेगा। और तो इसमें भी दो पहलू हैं। एक तो मैंने बोला था टेरर ग्रुप एक्टिवेट करेगा और फिर कुछ घंटे के बाद हूथियों को एक्टिवेट करा गया और हूथियों ने कुछ कोशिश करी है कुछ अटैक करने की इजराइल के ऊपर, और इजराइल ने फिर उनकी लीडरशिप पे अटैक कराए। इतना तो क्लियर हो गया, ये तो पहली चीज है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि यार ईरान ऐसा करता क्यों है और मुझे कैसे पता लगा कि होने वाला है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो एनालिस्ट है उनका काम ही है दोस्तों। अब देखिए, मैं छोटी सी बात आपको समझाता हूं, ये जानना जरूरी है क्योंकि ये जो लड़ाई है ना, ये थोड़े दिनों तक खिंचेगी या कुछ हफ्तों तक खिंचेगी है। अभी इसका वार पलटवार होगा इसका। अब कोई भी देश है वो अपना सबसे बड़ा जो उसकी शक्ति होती है, सबसे बड़ी जो उसके सबसे बड़ा पावर होता है उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। जाहिर सी बात है, शॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर। अब ईरान के पास आज की तारीख में न्यूक्लियर वेपन तो नहीं है, तो ईरान की सबसे ताकतवर शक्ति कौन सी है, जिसको कहते हैं ना कि जी पाकिस्तान हर तरह से जो है ईरान का साथ देगा, हम ईरान के साथ खड़े हैं और ईरान की हर तरह की मदद जो ईरान को चाहिए होगी वो पाकिस्तान देगा। क्या ख्वाजा आसिफ साहब आप यहाँ से कोई तरह की मिलिट्री के हवाले से कोई मदद करने की बात कर रहे हैं, कोई पैसा देने की बात कर रहे हैं, कोई एड भेजने की बात कर रहे हैं, किस तरह की मदद की बात कर रहे हैं? बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब के इस स्टेटमेंट को ईरान ने तो ज्यादा जवाब नहीं दिया, लेकिन यकीनन बाकी कंट्रीज में डेफिनेटली देखा जा रहा है और बहुत गौर से देखा जा रहा है। लेकिन जाहिर है बॉर्डर हमारे लगते हैं ईरान के साथ और ईरान एक इस्लामिक कंट्री है, तो एक तरह से ये एक वो ब्रदरली इस्लामिक कंट्री वाला जो चूरन हमारा चला करता है, तो शायद वो भी चल रहा है। और इजराइल के साथ तो खैर हमेशा की ही दुश्मनी पाकिस्तान ने पाल कर रखी, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इजराइल के हमारे पासपोर्ट्स पे यानी पाकिस्तान के पासपोर्ट जो हैं उसके ऊपर भी जो है ये प्रिंट करके लगाया गया है कि आप हर कंट्री में जा सकते हैं, लेकिन आप गुजर गया वक्त और बर्बाद हो गई ये कौम। अखलाकियात हमारा सत्यानाश हो गया हमारे अखलाकी तौर पे। ठीक है, ये बहुत एक करिश्मा होगा कि अगर ये अब कौम खड़ी हो जाए। मेरे हिसाब से मेरी 60 साल की करीब उम्र है, ठीक है। तो मैंने नेशब व फराज देखे, मैंने बहुत सारे उरूज व जवाल देखे यहाँ पे। और अब जो ये मीडिया आया, अल्लाह माफ करे, इसने जो राज खोले हैं कि बांग्लादेश कैसे बना, कैसे अलग हुआ और ये सारी बातें, तो कोई बात वो भी इल्जाम इंडिया पे लगा दिया जाता है जी उन्होंने लगा। अभी जब पता चल रहा है चीजों का, चल रहा है कि भाई यूँ जिन्होंने पाकिस्तान बनाया हमारे वालों ने उन्हीं को कीजिए कि तुम सिक्योरिटी रिस्क हो, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। तो लेकिन आज बांग्लादेश भी हमारे से आगे है, पीछे नहीं है। तो उनको उनके साथ भी ये मसला था, उनको भी आपने यही कहा था कि भूखे बंगाली गद्दार। आज वो गद्दार कहाँ से कहाँ चलेगा और आप खुद कहाँ रह गए। कराची की आवाम जो ना ज्यादातर पुरानी बाइक ही रखती है, नई बाइक जो वो घर पे खड़ी कर देते हैं। अच्छा। और पुरानी बाइक ले लेके निकलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम जहाँ भी बाइक लेके जाएंगे या तो चोर ले जाएगा चोरी करके, या तो पुलिस ले जाएगी। अब पुलिस अगर चोरी करेगी तो थाने में मिल जाएगी। ईद पे देखे ना आप पहुंच रहे हैं 20 साल के बाद कोई इंडियन लीडर। लास्ट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी साइप्रस गए थे, ठीक है जी। और इससे पहले कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो गए थे। और उस वक़्त की जो जवाहरलाल नेहरू ने भी जो एक ओल्ड कनेक्शन है वो बिल्ड किया, पर्टिकुलरली नॉन अलाइंड मूवमेंट नैम का जो कनेक्शन है वो बिल्ड किया था। और साइप्रस की जो लीडरशिप है वो भी इंडिया आती जाती रही है माजी के अंदर में भी। और अभी इंडिया की तरफ से कहा जाता है कि बहुत सारे लीडर्स वहाँ पे गए। इंदिरा गांधी गई हैं, फिर उसके बाद वाजपेयी साहब गए थे, फिर प्रेसिडेंट पटेल गए थे 2009 में, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद 2018 में गए थे, जो पिछले प्रेसिडेंट थे। जयशंकर साहब 2022 में गए हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है साइप्रस उनके लिए। साइप्रस इसलिए